आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सवाल कई पेशेंट्स के मन में आता है, यानी कि जब भी आपको एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस की गई है तो आखिर हॉस्पिटल में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक कितना समय लगता है और उसके आगे के बाद के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सवाल कई पेशेंट्स के मन में आता है, यानी कि जब भी आपको एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस की गई है तो आखिर हॉस्पिटल में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक कितना समय लगता है और उसके आगे के बाद के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का हम लोग सबसे पहले स्टेप से। सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए आना पड़ेगा एक पूर्व निर्धारित दिन के दिन। ये नी रिप्लेसमेंट एक इलेक्टिव सर्जरीज होती है। मैक्सिमम टाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लिया जाता है सर्जन और पेशेंट्स के बीच डिस्कशन के बाद और आप उसी दिन हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल के समय पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि हॉस्पिटल में आपके डिटेल्स की एंट्री। आपका नाम, आपका पता, आपका उम्र, आपका एड्रेस, जो करीबी परिवारजन या अटेंडेंट आपके साथ रहने वाले हैं उनका डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को एंटर करने के बाद फिर आपसे आपके रूम का प्रेफरेंस जाना जाता है और आपके लिए एक ऐसा ही रूम अलॉट कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक इलेक्टिव सर्जरी है, यानी कि एडमिशन के काफ़ी पहले से ही सारे इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली पेशेंट के कंप्लीट रहते हैं। इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जांच, जैसे कि खून के कुछ जांच, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, चेस्ट के एक्सरेज, हार्ट के लिए ईसीजीज या इको, ये सारा चीज़ कंप्लीट रहता है और इन्हीं सारे चीज़ों को नर्सिंग स्टाफ चेक कर लेते हैं। अगर कोई जांच मिसिंग है तो उस जांच को ऑर्डर कर दिया जाता है और उसे भी करा लिया जाता है। एक बार जब आपका सारा जांच कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप का, यानी पीएसी। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के डॉक्टर जिन्हें आपको एनेस्थीसिया देना है वो आपके सारे जांच को एक बार पढ़कर इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आखिर आप इस सर्जरी के लिए कंप्लीटली फिट हैं या नहीं, और उनके ओके करने के बाद फिर आपके सर्जरी के प्रिपरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पैर को स्क्रब और प्रिपेयर करने के बाद आपको एनपीओ में रखा जाता है। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल या फिर खाली पेट। यूजुअली किसी भी सर्जरी से पहले हम लोग पेशेंट को 6 घंटे तक कोई भी प्रकार का खाना बंद कर देते हैं और 4 घंटे पहले तक क्लियर फ्लूइड बंद कर देते हैं। इस दौरान कमजोरी ना हो पेशेंट को, इस पर्पस के लिए पेशेंट को इंट्रावेनस लाइन लगा दी जाती है और इस इंट्रावेनस लाइन यानी नस के थ्रू पेशेंट को फ्लूइड यानी कि पानी और अगर ग्लूकोज की जरूरत है तो वो भी दिया जाता है। यानी शरीर के लिए जो भी न्यूट्रिएंट और पानी की जरूरत है वो इंट्रावेनस के थ्रू दी जाती है। इन सब करने के बाद इस वक्त आपकी सर्जरी प्लान्ड है, उसके करीब 1 घंटे पहले आपको ओटी में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप ट्रॉली से, व्हीलचेयर से या फिर टहलते हुए अपने अटेंडेंट्स के साथ ओटी तक जा सकते हैं और फिर वहां से ओटी के अंदर अकेले जाएंगे। अकेले आपको प्री ऑप एरिया में रखा जाता है और कुछ समय तक वेट कराया जाता है। इस वेटिंग के दौरान अक्सर आईवी लाइन के थ्रू यानी नस के थ्रू फ्लूइड्स चलाए जाते हैं और एक बार और सारे पेपर्स को चेक कर लिया जाता है। सारे पेपर्स के ओके होने के बाद फिर आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर शिफ्ट कराया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के शिफ्ट होने के बाद अंदर आपको आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, यानी कुछ दवाइयाँ, और उसके अलावा आईवी लाइंस जो लगी हुई रहती हैं वो भी चलती रहती हैं। उसके बाद आपको एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया जाता है। एनेस्थेटिस्ट आपके अप्रोप्रिएट जो भी एनेस्थीसिया होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। स्पाइनल, कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल और जनरल एनेस्थीसिया, ये यूजुअली 3 प्रकार के एनेस्थीसिया के प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं।
जिसमें मैक्सिमम केसेस में हम लोग कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। आप बिल्कुल ही जगह रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर आपको कमर के नीचे किसी भी प्रोसीडियर का सेंसेशन खत्म हो जाता है। कई पेशेंट्स एनेस्थीसिया पड़ने के बाद सोने की डिमांड करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक हल्की सिडेटिव भी दे दी जाती है। इस प्रोसेस हो जाने के बाद फिर सर्जन इंटर करता है। नेक्स्ट नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इस सर्जिकल प्रोसीड्योर में 1-1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे का समय लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। इसके बाद स्किन का क्लोजर होता है, यानी कि जो ऑपरेशन साइट है उस जगह के स्किन को वापस क्लोज कर दिया जाता है। एक मोटी ड्रेसिंग की जाती है कॉटन से, रुई से, और फिर एक बेल्ट घुटने का उसको अप्लाई कर दिया जाता है। इन सभी प्रोसीडियर्स के बाद आपको कुछ देर के लिए पोस्ट ऑप एरिया में रखा जाता है और फिर आपको स्टेप डाउन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्टेप डाउन आईसीयू का पर्पस सर्जरी के बाद आपको कुछ घंटे के लिए मॉनिटरिंग का है। जब आप स्टेप डाउन आईसीयू में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके कुछ देर के बाद आपके अटेंडेंट से आपको बारी बारी से मिलवाया जाता है। करीब 4 से 5 या 6 घंटे होते होते स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाने लगता है और वापस आपको अपने पैरों में एक नॉर्मल सेंसेशन आने लगता है। सबसे पहले सेंसरी फीचर वापस आते हैं और उसके बाद मोटर यानी कि पैर चलना भी शुरू हो जाता है। सर्जरी के कुछ घंटे के बाद जब ये सेंसेशन वापस आते हैं तो घुटने में सर्जिकल साइट पर खास करके दर्द होना बहुत ही नॉर्मल है और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग पेन मेडिकेशंस देते हैं इंट्रावेनस लाइन के थ्रू। आप कुछ देर आपको कुछ आराम करना पड़ता है और करीब सर्जरी के 6 घंटे के बाद आपको ओरली यानी खाना अलाउ किया जाता है। इसकी शुरुआत फिर से क्लियर लिक्विड से होती है, यानी कि पानी या थोड़ी देर बाद कॉफ़ी या चाय, और उसके फिर कुछ देर के बाद आप सॉफ्ट डाइट से अपना खाने की शुरुआत कर सकते हैं। अगले दिन जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आपको आईसीयू से शिफ्ट कराकर वापस अपने रूम में अपने फैमिली के साथ रख दिया जाता है। फर्स्ट सर्जरी के फर्स्ट डे से ही यानी अगले दिन से ही आपके पैर की एक्सरसाइजेज शुरू कर दी जाती है। पैर को हल्का मोड़ना, चलाना, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, एंकल पंप्स, इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि शुरू कर दिए जाते हैं। अगले दिन होते होते आपका पैर थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका रहता है, दर्द भी काफ़ी कम हो चुका रहता है, तो फिर हम लोग एक फिजियो रिहैब शुरू कराते हैं। इसमें एक वॉकर देकर आपको चलने फिरने की प्रैक्टिस कराई जाती है और साथ ही बिस्तर के साइड में बैठकर घुटना मोड़ने का भी प्रैक्टिस कराया जाता है। सर्जरी के 2 दिन के बाद आपका जो ड्रेसिंग है, जिसमें काफ़ी मोटी लेयर कॉटन पैडिंग की गई है, उसको चेंज किया जाता है। सारे ड्रेसिंग को चेंज करने के बाद एक हल्का ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जिससे अक्सर ही पेशेंट्स को काफ़ी लाइट फील होता है घुटने में। ड्रेसिंग हल्की होने के कारण एक्सरसाइज करने में भी काफ़ी सुविधा हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे दर्द कम होता रहता है। तीसरे दिन होते होते दर्द काफ़ी कम हो चुका रहता है और पेशेंट्स यूजली कंफर्टेबली वॉकर लेकर हॉस्पिटल में कॉरिडोर में टहलना शुरू कर देते हैं। फिजियोथेरेपी का सेशंस जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं हर एक दिन होता रहता है और सर्जरी के चौथे दिन एक बार दोबारा ड्रेसिंग की जाती है और इस ड्रेसिंग के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको डिस्चार्ज करने के लिए फिट माना जाता है। आपको घर पर जो भी दवाइयाँ चलनी हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, सारे प्रिकॉशंस के बारे में बता दिया जाता है और जिस तरह की एक्सरसाइजेज जो आप खुद अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ये सारे प्रोसेस के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आप एक कार में बैठकर घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद करीब 2 हफ्ते तक आपकी एक्सरसाइजेज घर पर ही चलती हैं। जो दवाइयाँ बताई गई हैं उसे आप समय पर लेते हैं और सर्जरी के 2 हफ्ते के बाद वापस हॉस्पिटल आते हैं। 2 हफ्ते के बाद स्टिचेस को हटाने का टाइम हो जाता है। हम लोग स्टिचेस को हटाकर एक बार दोबारा ड्रेसिंग कर देते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि इस ड्रेसिंग को 4 दिन के बाद आप खुद हटाएं। नॉर्मल तरीके से आप उस जगह को सफाई कर सकते हैं, सोप, साबुन और पानी लगाकर। अपने सर्जिकल एरिया को क्लीन रखने की हिदायत दी जाती है और एक्सरसाइजेज का एक बार
फिर से रिव्यू किया जाता है। आप फिर घर जाएंगे और वॉकर के साथ एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखते हैं और वॉकर को तब तक आप कंटिन्यू करते हैं जब तक आप पूरी तरह से वजन डालकर कॉन्फिडेंटली चलना न शुरू कर दें। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है तो करीब 3 से 4 हफ्ते में उस वॉकर को एक छड़ी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये छड़ी आपके ऑपोजिट हाथ में दी जाती है, यानी कि अगर आपका दाहिना घुटना बदला गया है तो आपको लेफ्ट हैंड में छड़ी पकड़नी होती है। इस छड़ी से चलने का तरीका भी डॉक्टर आपको बताते हैं और फिर आप कुछ दिनों तक इस छड़ी का इस्तेमाल अपने घर में चलने टहलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये छड़ी आमतौर में लोग 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं जब उनके खुद का बैलेंस अच्छा बन जाता है। कुछ पेशेंट्स जो कि काफ़ी एल्डरली होते हैं या जिन्हें बैलेंस की परेशानी होती है, वो छड़ी को कई बार कंटिन्यू भी करते हैं। फिजियोथेरेपी घुटने की आगे भी चलती रहती है। ये फिजियोथेरेपी तब तक चलती है जब तक आपका घुटना एक रीजनेबल तरीके का रेंज ऑफ मोशन ना करने लगे। साथ ही साथ आपके घुटने में आगे के हिस्से में होने वाले मसल्स यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल में स्ट्रेंथ इंप्रूव ना कर जाए। करीब 1.5 महीना होते होते पेशेंट्स यूजुअली नॉर्मल चाल में बिना किसी सपोर्ट के चलने लगते हैं। किन्हीं पेशेंट्स को कुछ जल्दी भी वॉकिंग होती है और किन्हीं पेशेंट्स को थोड़ी देर के बाद भी वॉकिंग होती है। आपका नेक्स्ट फॉलोअप सर्जरी से 1.5 महीना पे होता है, जिस समय आपका दोबारा एक बार एक्सरे कराया जाता है, आपके मूवमेंट को रिव्यू किया जाता है और एक्सरसाइजेस को भी रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट आप जब घर जाते हैं तो फिर 6 मंथ्स और 1 साल 2 बार और रिव्यू कराया जाता है। इस 2 रिव्यू के बाद आपको एक बार एनुअल एक्सरेज कराकर मिल लेना होता है और इसी तरह से आपकी लाइफ आगे चलती रहती है। तो ये था टोटल नी रिप्लेसमेंट का प्रोसेस राइट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज एंड बियॉन्ड। आपके अगर मन में अगर कोई और सवाल हो या मैंने अगर कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना मैं अगर भूल गया हूँ तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे इस बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोग आज के इस डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। टेक केयर। थैंक यू।